एक बार चेक करो इसमें ऑडियो वीडियो वगैरह इस पे लिखी जाएगी सर, चैट पे जाना, चैट पे इसमें तो होस्ट ओनली कर दिया मैंने। बस बस बिल्कुल परफेक्ट। और पार्टिसिपेंट पे जाना सर, उसको भी म्यूट ऑल करना। पार्टिसिपेंट ये इसको तो चालू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पार्टिसिपेंट पे जाओ सर, म्यूट ऑल कर दो। ये तो बात ये एक इस पे हटा दो, क्लिक करो सर एक बार। यस, अब क्या वो बच्चे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे? ये म्यूट ऑल हो गया ना, ये हटा दो सर, बस ठीक है। और इसको देंगे सर सिक्योरिटी इस पे क्लिक करो, ये हटाओ स्टार्ट वीडियो, बस ठीक है। बस बाकी अपना ये यहाँ से क्या करना है? कुछ नहीं करना, यही रहेगा बस। ये बच्चों का तो नहीं आएगा ना? नहीं, अपने आप चालू हो जाएगी 10-10 पे। अभी पार्टिसिपेंट आने लग जाएंगे, पर आप यहाँ पे चेक करते रहोगे ना, पार्टिसिपेंट लॉगिन करने लगते हैं। मेरे ख्याल में 600-700 के आसपास आते हैं एनजीओ में। इसको इधर कर सकते हैं? हाँ, इसको ना यहाँ से ऊपर से नहीं, यहाँ ये बीच में, हाँ यहाँ से अब हो जाएगी चालू।
हाँ जी बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? साउंड क्लियर है? हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? आवाज भी क्लियर है? स्टार्ट करें चैप्टर। और पिछले टर्म पे अपन ने एड्स शुरू कर दिया था, और आज हम देखते हैं कि एचआईवी वायरस का रिप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, नोट्स आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार मॉड्यूल रीड कर लो और मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो। उसके बाद रिवीजन आपको एनसीईआरटी से करना है। तो एक बार क्या करोगे, आप मॉड्यूल पढ़ोगे, मॉड्यूल के बिगिनर बॉक्स सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, और उसके बाद जब भी आप रिवीजन करोगे तब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे। समझ गए? तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी आगे रखनी है। टेस्ट के लिए सिलेबस में वायरल डिजीज तक आएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर भी आएंगे, वायरल डिजीज तक आएगा। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल इन्फेक्शियस डिजीज भी आएगी। अब पेपर कौन बनाएगा, इससे आपको क्या काम है? एड्स वाला पोर्शन नहीं आएगा। चले आगे चले हम। अब देखो अपन एड्स का, एचआईवी का रिप्लिकेशन पढ़ेंगे अपन, रिप्लिकेशन ऑफ एचआईवी। और इसके अंदर अपन यहाँ पर देख रहे हैं रिप्लिकेशन ऑफ एचआईवी।
अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपने पास है HIV, और आपको याद है कि जो HIV है वो एक रेट्रोवायरस का ग्रुप होता है। ये जो HIV है वो क्या है, एक रेट्रोवायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है। और अपन रेट्रोवायरस एक ऐसे वायरस को कहते हैं जिसके अंदर RNA जीनोम होता है, और वो अपने RNA जीनोम को DNA में कन्वर्ट कर सकता है। तो एक ऐसा वायरस जो अपने RNA जीनोम को DNA में कन्वर्ट कर ले, इसको अपन बोलेंगे रेट्रोवायरस। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये HIV है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये इसका एक वायरल प्रोटीन कोट है। ये इसका क्या है, वायरल प्रोटीन कोट है। और यहाँ RNA का कोर है, अंदर की तरफ इसके अंदर क्या है, RNA का कोर पार्ट है। और फिर हमने देखा कि इस वायरस के ऊपर यहाँ पर GP120 होता है। याद आ रहा है वायरस की स्ट्रक्चर? तो यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था GP120, यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120। और यहाँ पर इस होस्ट सेल के ऊपर, यहाँ इस होस्ट सेल के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स। होस्ट सेल के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो HIV है, ये इस एनिमल सेल, जिसको अपन होस्ट सेल भी बोलेंगे, तो ये एनिमल सेल से जाकर के अटैच हो गया है, और इसको अपन होस्ट सेल भी बोलेंगे। और ये जो एनिमल सेल है, ये मैक्रोफेज होती है। क्या होती है ये मैक्रोफेज होती है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो एनिमल सेल है, ये होस्ट सेल है, ये यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है मैक्रोफेज। तो ये मैक्रोफेज है। अब ये वायरस अपना GP120 इस मैक्रोफेज के रिसेप्टर के साथ ऐड कर चुका है, ठीक है। और अब इसने अपना वायरल RNA इस सेल के अंदर डाल दिया है। अब अपना वायरल RNA सेल के अंदर डाल दिया, लेकिन हमने देखा कि मैक्रोफेज के पास DNA है। मैक्रोफेज के पास DNA है और वायरस के पास वायरल RNA है। और ये क्या करेगा, अब अपने RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट करेगा। ये अपने RNA को किस में कन्वर्ट करेगा, वायरल DNA में कन्वर्ट करेगा। और उसके लिए ये एक एंजाइम की हेल्प लेगा, और वो एंजाइम यहाँ लिखी हुई है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। और हमने देखा कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से अपने वायरल RNA को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वायरल DNA में कन्वर्ट कर रहा है। और फिर उस वायरल DNA को फिर मैक्रोफेज DNA के साथ ये अटैच कर देता है। तो यहाँ पर जो DNA है वो मैक्रोफेज का DNA है, तो इस मैक्रोफेज के DNA के साथ अटैच कर देता है। और इसके लिए जो एंजाइम काम आता है वो होता है इंटीग्रेज। यहाँ पर ये इंटीग्रेज एंजाइम है, और इस इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से ये अपने वायरल DNA को मैक्रोफेज के DNA के साथ जोड़ देता है। इनकॉर्पोरेट का मतलब है जोड़ देना। अब देखो, मैक्रोफेज ने इस वायरस को इनगल्फ कर लिया है ना, मैक्रोफेज ने वायरस को इनगल्फ कर लिया है। तो वायरस ने अपना वायरल RNA सेल में डाला, और वायरल RNA को फिर वायरल DNA में बदला। कौन से एंजाइम की मदद से, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब वायरस के पास वायरल DNA हो गया, और उस वायरल DNA को अब ये मैक्रोफेज के DNA के साथ ऐड कर देगा। अब ये इसको मैक्रोफेज के DNA के साथ ऐड क्यों करना चाहता है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, फैगोसाइटोसिस कर लेगी। इसलिए ये जल्दी से जल्दी मैक्रोफेज के DNA को अपने कब्जे में कर लेना चाहता है, जिससे मैक्रोफेज इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ले पाए।
और इसीलिए क्या कर रहा है, अपना वायरल डीएनए मैक्रोफेज के डीएनए के साथ अटैच कर रहा है। तो ये इस एंजाइम की हेल्प से कर रहा है, जिसका नाम है एंटीग्रेज। और एंटीग्रेज एंजाइम की मदद से इसने अपना वायरल डीएनए मैक्रोफेज के डीएनए के साथ जोड़ दिया है। और अब ये जो मैक्रोफेज है, ये बन गई है एचआईवी फैक्ट्री। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एचआईवी फैक्ट्री। तो मैक्रोफेज बन गई है एचआईवी फैक्ट्री। और एचआईवी फैक्ट्री बनने के बाद अब ये वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, इंटरफेरॉन भी रिलीज नहीं करेगी, वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, बल्कि नया वायरल आरएनए प्रोड्यूस करने लग जाएगी। अब ये क्या करेगी, नया वायरल आरएनए प्रोड्यूस करने लग जाएगी। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल। तो अब ये नया वायरल आरएनए प्रोड्यूस करने लग जाएगी। और फिर ये जो नया वायरस यहाँ पर बन रहे हैं, ये देखिए ये नया वायरल आरएनए बन गया है। और अब इनके ऊपर एनवलप बनाना है। क्या बनाना है, एनवलप बनाने का काम। और वो काम करती है प्रोटीएज। कौन सा काम करेगी वो, प्रोटीएज एंजाइम वो काम करेगी। अब देखिए आपका डाउट होगा कि सर ये मैक्रोफेज इंटरफेरॉन क्यों नहीं बना रही, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल हाईजैक हो चुका है। इसका जेनेटिक मटेरियल हाईजैक हो गया है। अब ये मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ नहीं करेगी, बल्कि अब ये फैक्ट्री बन गई है। अब यहाँ से नए वायरल आरएनए बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर ये जो प्रोटीएज एंजाइम है, ये इस वायरस के लिए एनवलप बनाएगा। और एनवलप बनाने के बाद यहाँ से नए वायरस निकलेंगे। और ये देखिए ये नए वायरस यहाँ से निकले हैं। और ये नए वायरस फिर दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए निकल जाएंगे, जैसे कि टी हेल्पर सेल। याद आ रहा है, टी हेल्पर सेल अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि टी हेल्पर सेल, तो ये साइकिल कौन सी हुई, लाइसोजेनिक साइकिल। ये साइकिल कौन सी हुई, लाइसोजेनिक साइकिल। अब इसको एक बार अपन दोबारा से पढ़ लेते हैं, ताकि आपको फिर से सबको समझ में आ जाए। तो सारे बच्चे यहाँ पर ही फोकस करें। सबसे पहले बताइए कि एचआईवी वायरस कौन से ग्रुप के वायरस से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस से बिलोंग करता है। मतलब इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। क्या है इसके अंदर, इसके अंदर कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से क्या करेगा, ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वायरस का आरएनए कोर है। यहाँ क्या है, वायरस का आरएनए कोर है। और ये फिर मैक्रोफेज पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है, बताइए किस पर अटैक करता है, मैक्रोफेज पर। और मैक्रोफेज के ऊपर क्यों अटैक करता है, क्योंकि मैक्रोफेज के ऊपर इसको जोड़ने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। मैक्रोफेज पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। और इसी वजह से ये एचआईवी वायरस को अपने साथ जोड़ लेती है। अब देखो, अब वायरस के पास बताइए आरएनए है या डीएनए है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। लेकिन मैक्रोफेज के पास आरएनए है या डीएनए है, मैक्रोफेज के पास आरएनए है या डीएनए है, डीएनए है। तो अब इस वायरल आरएनए को डीएनए में बदलना पड़ेगा, वरना ये सेल इसको खत्म कर देगी। अब वायरस क्या करेगा, अपने आरएनए को डीएनए में बदल देगा, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो मैक्रोफेज इसको खत्म कर देगी। अच्छा बताइए, ये अपने वायरल आरएनए को डीएनए कौन से एंजाइम की हेल्प से बदलेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से अब इसने अपने वायरल आरएनए को डीएनए में बदल लिया है। अच्छा बताइए, अपने वायरल डीएनए को मैक्रोफेज के डीएनए के साथ अटैच करना है, बोलिए, अपने वायरल डीएनए को मैक्रोफेज के डीएनए के साथ अटैच करना है। उसके लिए कौन सा एंजाइम काम में लेगा, कौन सा एंजाइम काम में लेगा, इंटीग्रेज। और इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से ये अपने वायरल डीएनए को मैक्रोफेज के साथ अटैच कर देता है।
अब बताइए मैक्रोफेज का जेनेटिक मटेरियल हाईजैक हो गया। अरे बोलो, मैक्रोफेज का जेनेटिक मटेरियल हाईजैक हो गया तो ये क्या बन जाएगी? HIV फैक्ट्री। क्या बन जाएगी ये? HIV फैक्ट्री। अच्छा बताइए, अब ये क्या वायरस को खत्म करेगी या नए वायरस बनाएगी? बोलो, अब ये वायरस को खत्म करेगी या नए वायरस का प्रोडक्शन करेगी? ये नए वायरस बनाएगी और ये नए वायरस यहाँ से बन के निकलेंगे बाहर और फिर ये वायरल RNA बनाएगी। क्या बनाएगी ये? वायरल RNA बनाएगी। और ये जो वायरल RNA है, बताइए अभी इसके ऊपर एनवलप बना है या नहीं? अभी इसके ऊपर एनवलप नहीं बना तो एनवलप कौन बनाएगा? प्रोटीएज। एनवलप कौन बनाएगा? प्रोटीएज। और फिर ये यहाँ से एक एक करके बड की फॉर्मेशन करके बाहर आएंगे। कैसे आएंगे ये? बडिंग के थ्रू बाहर आएंगे। बाहर कैसे आएंगे? बडिंग के थ्रू बाहर आएंगे। तो बताओ मैक्रोफेज को नुकसान होगा या नहीं? मैक्रोफेज को नुकसान होगा या नहीं? क्या मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्या? क्या मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो बताइए ये लाइटिक साइकिल होगी या लाइसोजेनिक? ये लाइसोजेनिक साइकिल होगी या लाइटिक साइकिल होगी? लाइटिक में सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, लाइसोजेनिक में फैक्ट्री में बदल जाती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? लाइटिक में सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लाइसोजेनिक में सेल खत्म नहीं होगी बल्कि फैक्ट्री बन जाएगी। अच्छा तो बताइए यहाँ कौन सी साइकिल चल रही है? यहाँ लाइसोजेनिक साइकिल चल रही है। और फिर ये जो नए वायरस निकले हैं यहाँ से, वो अब दूसरी सेल्स को इफेक्ट करने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमने देखा अगर ये अपना RNA DNA में कन्वर्ट नहीं करेगा तो मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि ये समझ जाएगी कि ये फॉरेन सेल है और उसको तो मारना ही मारना है। इसीलिए ये क्या करेगा, अपने RNA को DNA में बदलेगा ताकि उसको मैक्रोफेज के DNA के साथ अटैच कर सके। अच्छा बताओ, क्या वायरस क्या खुद की फैक्ट्री में आग लगा देगा क्या? वायरस क्या खुद की फैक्ट्री में आग लगाएगा क्या? नहीं। अगर ये ऐसा करेगा तो बताइए नए वायरस कौन बनाएगा फिर? इसलिए मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, क्योंकि वहां से तो नए वायरस का प्रोडक्शन होना है, तभी तो बीमारी होगी। और इसीलिए अपन कह रहे हैं कि ये जो मैक्रोफेज है वो HIV वायरस फैक्ट्री है। अब अपन देख रहे हैं कि टी हेल्पर के अंदर भी इसका रिप्लिकेशन होगा। क्या होगा? टी हेल्पर में भी रिप्लिकेशन होगा। लेकिन बताइए टी हेल्पर में रिप्लिकेशन करने के बाद ये टी हेल्पर को छोड़ देगा या उसको डिस्ट्रॉय कर देगा? बोलिए, टी हेल्पर को जिंदा छोड़ेगा या टी हेल्पर को डिस्ट्रॉय कर देगा? टी हेल्पर को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि अगर टी हेल्पर डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो आपको याद है ना, AMI और CMI दोनों एक्टिव हो जाएंगे। पहले पढ़ा है ना अपन ने AMI CMI। हाँ, और इन दोनों को एक्टिव कौन करता है बताओ? AMI CMI को एक्टिव कौन करता है? बोलो, टी हेल्पर। और अगर टी हेल्पर जिंदा रह गई तो फिर AMI CMI एक्टिव हो जाएगी, और अगर AMI CMI एक्टिव होगी तो वायरस को खत्म कर देगी। और इसलिए मैक्रोफेज को तो जिंदा छोड़ना है क्योंकि उसको तो फैक्ट्री में बनाना है, लेकिन टी हेल्पर को जिंदा नहीं छोड़ना है। टी हेल्पर को जिंदा नहीं छोड़ना है। तो बताइए कि मैक्रोफेज में कौन सी साइकिल, लाइटिक या लाइसोजेनिक? मैक्रोफेज में लाइसोजेनिक, लेकिन टी हेल्पर में, अब टी हेल्पर में लाइटिक साइकिल। अब इसको रिप्लिकेशन ऑफ HIV को एक बार और अपन डिटेल में समझ लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये HIV वायरस है, यहाँ पर क्या है, ये HIV वायरस है, और ये इसका एनवलप है, ये कैप्सिड है, और इसके अंदर दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं किसके?
दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है किसके? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के। किसके आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के। और ये है अपनी होस्ट सेल। ये यहाँ पर क्या है? अपनी होस्ट सेल। और ये होस्ट सेल क्या हो सकती है? होस्ट सेल हो सकती है मैक्रोफेज। होस्ट सेल क्या हो सकती है? मैक्रोफेज। अच्छा बताइए, क्या ये वायरस मैक्रोफेज के अंदर चला गया है? क्या ये वायरस मैक्रोफेज में चला गया है? चला गया है। बताओ पूरा वायरस गया है या केवल कोर पार्ट गया है? पूरा वायरस नहीं गया है, केवल कोर पार्ट गया है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर इसने अंदर क्या छोड़ा है? वायरल आरएनए। अंदर क्या छोड़ा है? वायरल आरएनए। और वायरल आरएनए को डीएनए में किसमें कन्वर्ट करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो अब ये वायरल आरएनए किसमें कन्वर्ट हो गया? वायरल डीएनए में। तो देखो ये वायरल आरएनए को किसमें कन्वर्ट कर दिया? वायरल डीएनए में। और फिर उस वायरल डीएनए को यहाँ पर देखिए, वायरल डीएनए का सेकंड स्ट्रैंड में बनाया गया। तो दो स्ट्रैंड बन गए, क्योंकि आरएनए के भी कितने स्ट्रैंड थे? आरएनए के भी दो थे, तो डीएनए के भी कितने होंगे? दो होंगे। और उसके बाद इसको मैक्रोफेज का न्यूक्लियस है ये, इसका न्यूक्लियस है ये मैक्रोफेज के न्यूक्लियस के साथ इसको अटैच कर दिया है। और अटैच करने में बताइए कौन सा एंजाइम काम में लेगा? इंटीग्रेज। इंटीग्रेज बन गया। और फिर अब ये मैक्रोफेज एचआईवी वायरस फैक्ट्री बन गई। और फिर इसने नया वायरल आरएनए बनाना शुरू कर दिया है, नया मैसेंजर आरएनए बनाना शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, फिर ये वायरल आरएनए यहाँ पर बन गया है। और वायरल आरएनए प्रोटीन इसके अंदर बने हैं। और यहाँ कहाँ बन रहे हैं ये सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहे हैं। और फिर ये देखिए यहाँ पर ये नया वायरल डीएनए इसको कैप्सूल में बंद कर दिया है, कैप्सिड में बंद कर दिया है। कैप्सिड बनाने का काम कौन करेगा बताओ? प्रोटीएज। और फिर इसके बाद ये बड बन गई है। क्या बन गई है? ये एनवलप बन गया है, बड बन गई है। और बडिंग के थ्रू ये यहाँ से बाहर आ गया है और ये अपना नया एचआईवी वायरस बन गया है। और ये जो नया एचआईवी वायरस है, ये नया एचआईवी वायरस अब किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएगा? ये नया एचआईवी वायरस अब किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएगा? टी हेल्पर सेल को। और बताइए टी हेल्पर सेल में कौन सी साइकिल चलेगी? लाइटिक साइकिल। और उसकी वजह से टी हेल्पर सेल बर्स्ट होने लगेगी। तो अब टी हेल्पर सेल और टी हेल्पर सेल में क्या लगेगी? यहाँ पर चलेगी लाइटिक साइकिल। और इसकी वजह से टी हेल्पर सेल बर्स्ट हो जाएगी। और टी हेल्पर सेल बर्स्ट होने पर इसका नंबर कम होता चला जाएगा। और अगर इसका नंबर डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा तो फिर एड्स के सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। तो ये इसको बर्स्ट करता है, टी हेल्पर सेल को बर्स्ट कर देता है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। ये जो एड्स है इसको अपन समझते हैं। यहाँ से एचआईवी एंट्री हुई। अब देखिए एचआईवी एंट्री हुई और 2 से लेकर के 12 वीक, 2 से लेकर के 12 वीक ये एसिम्प्टोमेटिक फेज है। 2 से लेकर के 12 वीक क्या है? ये एसिम्प्टोमेटिक फेज है। और फर्स्ट सिम्टम आने में लग जाते हैं 5 to 10 ईयर्स। फर्स्ट सिम्टम आने में कितने टाइम लग जाता है? 5 to 10 ईयर्स। अच्छा बताइए, पैथोजन एंट्री से लेकर के फर्स्ट सिम्टम तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। तो एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 5 to 10 ईयर्स। एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 5 to 10 ईयर्स। और फिर ये देखो,
2 से लेकर के और 12 वीक तक का, 2 to 12 वीक्स तक का पीरियड, इसको अपन बोलते हैं विंडो पीरियड। क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड। अच्छा बताइए, विंडो पीरियड में सिम्टम आएंगे या नहीं आएंगे? विंडो पीरियड में सिम्टम नहीं आएंगे। अब देखो, इसके अंदर एंटीबॉडी तो बनने लग जाएंगी। अरे एंटीजन आ गया है तो एंटीबॉडी तो बनने लग जाएंगी, लेकिन शुरुआत में विंडो पीरियड में एलिजा टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है। शुरुआत में एलिजा टेस्ट क्या आ सकता है? नेगेटिव भी आ सकता है। और नेगेटिव क्यों आ सकता है? क्योंकि एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन लेस देन नैनोग्राम होता है। तो देखो यहाँ पर वायरस हाईली एक्टिव है, यहाँ पर वायरस हाईली एक्टिव है, और इसलिए एंटीबॉडी को ज्यादा बनने नहीं दे रहा है। और एंटीबॉडी अगर ज्यादा नहीं बनेगी, लेस देन नैनोग्राम होगी, तो बताइए एलिजा टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? एलिजा टेस्ट आएगा नेगेटिव। तो एलिजा टेस्ट को क्या बोलते हैं अपन? स्क्रीनिंग टेस्ट। एलिजा टेस्ट को क्या बोलते हैं अपन? स्क्रीनिंग टेस्ट। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट को अपन क्या बोलेंगे? कंफर्मेटरी टेस्ट। इसको क्या बोलेंगे अपन? कंफर्मेटरी टेस्ट। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये, अगर आपसे पूछा जाए नीट में कि स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ HIV एलिजा, लेकिन एलिजा कब नेगेटिव आ सकता है? जब एंटीबॉडी लेस देन नैनोग्राम हो। अगर एंटीबॉडी लेस देन नैनोग्राम हो तो एलिजा नेगेटिव आ सकता है, भले पेशेंट पॉजिटिव हो। और इसलिए अपन ये कहते हैं कि एलिजा इज ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट। एलिजा ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, सिम्टोमेटिक फेज कितने साल बाद आएगी? सिम्टोमेटिक फेज कितने साल बाद आएगी? 5 to 10 years। और जो 2 to 12 वीक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स। क्या बोलेंगे अपन? माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स। शुरू में देखिए इसके अंदर एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स आएंगे। शुरू में क्या आएंगे? एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर बुखार आना, वजन कम होना, लिम्फ नोड का सूज जाना, ये सारे सिम्टम आएंगे। तो ये सारे सिम्टम आ रहे हैं, इसको अपन बोलेंगे माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स। अब देखो, जब स्टार्टिंग में जैसे जैसे टी हेल्पर का नंबर कम होता जाता है, जैसे जैसे टी हेल्पर का नंबर कम होता जाता है, वैसे वैसे सिम्टम शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला सिम्टम आता है बुखार हो जाना, फीवर। पहला सिम्टम क्या आता है? फीवर। इसके बाद रैपिड वेट लॉस। इसके बाद क्या होता है? रैपिड वेट लॉस होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है? फीवर आता है। फीवर के बाद रैपिड वेट लॉस होता है, यानी तेजी से वजन कम होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि डायरिया भी होता है। इसके अलावा लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाती है। लिम्फ नोड स्वेलअप हो जाते हैं। ये सारे के सारे एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या है? एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स हो देते हैं। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं सर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में पता चल जाता है तो डिजीज का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे? बिल्कुल शुरू कर देंगे, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि एड्स क्योरेबल नहीं है। एक बार हो गया तो फिर मरना ही पड़ेगा। अभी तक कोई इलाज बना नहीं।
अब एलिजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, इसके बारे में, ये सारे टेस्ट आपको बायोमेडिकल टेक्निक्स में, बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं, उसमें पढ़ाए जाते हैं आपको। यहाँ पर अब देखो, शुरुआत में जैसे जैसे टी हेल्पर का नंबर कम हुआ, वैसे वैसे फीवर आना शुरू होगा, वेट लॉस होना शुरू होगा, डायरिया हो जाएगा, लिम्फ नोड में सूजन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे टी हेल्पर का नंबर और कम होता हुआ चला जाएगा, जैसे जैसे टी हेल्पर का नंबर और कम होता हुआ चला जाएगा, तो फिर हम फुल ब्लोन एड्स बोलेंगे। और फुल ब्लोन एड्स में क्या होगा, फुल ब्लोन एड्स में टी हेल्पर का नंबर और ज्यादा कम हो जाएगा, तो टी हेल्पर जो होगा वो हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁶। तो पहले कितना था, 900 इंटू 10⁻⁶, और फिर ये कम होकर के कितना हो गया है, 200 इंटू 10⁻⁶। तो धीरे धीरे ये जो टी हेल्पर है, ये टी हेल्पर कम होती जा रही है, और जब ये 200 इंटू 10⁻⁶ रह जाएगी, तो फिर फुल ब्लोन एड्स कहेंगे, और अब एड्स के पूरे सिम्टम आएंगे, अब एड्स के पूरे सिम्टम आएंगे, तो इसको अपन फुल ब्लोन एड्स कहेंगे। और इसके अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब ऐसे इन्फेक्शन जो वीक इम्यूनिटी का फायदा उठा करके होंगे, यानी एनिमल्स में होने वाली जो डिजीज है वो भी इस पेशेंट के अंदर होने लग जाएंगी। जैसे अपन देख रहे हैं कि हमारे अंदर निमोनिया किससे होता है, बताइए। हमारे अंदर निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। लेकिन इसमें निमोनिया होगा, इसमें भी निमोनिया होगा, पर वो होगा किससे, न्यूमोसिस्टिक कैरोनी से, जो एनिमल्स में निमोनिया कॉज करता है। तो इसका मतलब ये इन्फेक्शन कैसा हो गया, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन हो गया, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इस इंसान के वीक इम्यूनिटी का फायदा उठा करके होंगे, और इसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन होंगे, और इसीलिए ये कई सारी बीमारियों से परेशान होकर के लास्ट में इसकी डेथ हो जाएगी। अब देखिए, जब कई सारी बीमारियों के इसमें सिम्टम आएंगे, इसीलिए तो इसको अपन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो सिंड्रोम मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम। मतलब अगर इसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो इसके अंदर ह्यूमन बींग्स में होने वाली बीमारियां तो होगी ही सही, एनिमल्स के पैथोजन भी इसको बीमार कर देंगे, और बहुत सारी बीमारियों से परेशान होकर के ये लास्ट में मर जाएगा। इसमें देखो निमोनिया भी होगा, इसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस भी होगी, इसके अंदर कैंसर भी होगा, जैसे कापोसी सार्कोमा पहले पढ़ा है ना। तो ये सारी बीमारियों से परेशान होकर के लास्ट में इसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से अपन ये कह रहे हैं, ये एड्स का पूरा पन या टाइम पीरियड देखो। ठीक है, अब इसको एक बार समराइज कर दें। तैयार सब लोग। अब देखो, सबसे पहले एचआईवी की एंट्री हुई, सबसे पहले एचआईवी की एंट्री हुई, और एचआईवी की एंट्री होने के बाद शुरुआत में बताइए सिम्टम आएंगे या नहीं, सिम्टम नहीं आएंगे। और कितने टाइम तक नहीं आएंगे, कितना टाइम तक नहीं आएंगे, 2 से लेकर के 12 वीक तक सिम्टम नहीं आएंगे। अच्छा बताइए, सिम्टम नहीं आएंगे तो ये फेज कौन सा होगा, एसिम्प्टोमेटिक फेज। ये फेज कौन सा होगा, एसिम्प्टोमेटिक फेज होगा। और इसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड या विंडो पीरियड। इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे या विंडो पीरियड।
अब इसके अंदर सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर इसे शक हो गया है और ये अपना वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करवाता है, तो बताइए पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये अपना एलिजा टेस्ट कराता है तो एलिजा कई बार नेगेटिव भी आ सकता है। एलिजा कई बार नेगेटिव भी आ सकता है। ऐसा नहीं कह रहे कि हमेशा नेगेटिव आएगा, एलिजा कई बार नेगेटिव आ सकता है। अच्छा बताइए एलिजा नेगेटिव क्यों आ सकता है? एलिजा नेगेटिव क्यों आ सकता है? क्योंकि एंटीबॉडी लेस देन नैनोग्राम होगी, और अगर एंटीबॉडी ज्यादा नहीं बन पाई है तो एलिजा पॉजिटिव नहीं आएगा। लेकिन अगर एंटीबॉडी ज्यादा बन गई है तो, अगर एंटीबॉडी ज्यादा बन गई है तो पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन एंटीबॉडी लेस देन नैनोग्राम है तो एलिजा नेगेटिव आएगा। और इसको अपन बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या बोला जाता है इसको? स्क्रीनिंग टेस्ट। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होगा बताइए? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और अब इसका जो पहला सिम्टम आएगा उसमें कितना टाइम लगेगा? पहला सिम्टम आएगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा? 5 to 10 years। और इसको अपन क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड या विंडो पीरियड? इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। और इसके अंदर टी हेल्पर का नंबर धीरे धीरे कम होगा। टी हेल्पर का नंबर धीरे धीरे कम होगा तो सिम्टम आना शुरू होंगे। अच्छा बताइए हमारी बॉडी में नॉर्मल टी हेल्पर का काउंट कितना होता है? हमारी बॉडी में नॉर्मल टी हेल्पर का काउंट कितना होता है? 900 into 10⁻⁶। और धीरे धीरे इसका नंबर कम होने लगता है। धीरे धीरे इसका नंबर कम होने लगता है। तो फिर शुरू में जब नंबर कम होगा तो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, शुरू में जब नंबर कम होगा तो क्या आएगा? एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। और एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स। क्या कहा जाएगा इसको? माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स। इसके अंदर देखिए फीवर आएगा, रैपिड वेट लॉस होगा, डायरिया होगा, और लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाएगी। ये सारे के सारे इसमें क्या होंगे? माइल्ड फॉर्म। और जब इसका नंबर 200 into 10⁻⁶ रह जाएगा तब फिर क्या हो जाएगा? फिर फुल ब्लोन एड्स, मतलब अब बीमारी के पूरे सिम्टम आएंगे। और इसके अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होंगे। कैसे इन्फेक्शन होंगे? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होंगे। और फिर कई सारी बीमारियों से परेशान होकर के लास्ट में ये मर जाता है। और इसके अंदर जो कैंसर होता है वो होता है स्किन कैंसर। कौन सा कैंसर होता है? स्किन कैंसर, जिसको अपन बोलते हैं कापोसी सार्कोमा। इसके अंदर क्या होता है? ये छोटे छोटे ट्यूमर बन जाते हैं इसके अंदर। आशुतोष कुमार जी कह रहे हैं हमारे देश के एक डॉक्टर द्वारा HIV पेशेंट का इलाज किया गया, फिर तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए था अब तक, और वो गूगल पे छा जाना चाहिए था। आशुतोष जी आप मुझे डॉक्टर का नाम मैसेज जरूर करें ताकि मैं भी खुश हो जाऊं आपकी जानकारी से, ठीक है? और अगर आपको कंफर्म नहीं है, डॉक्टर का नाम पता नहीं है, तो आगे से ऐसे बेकार के मैसेज बार बार न डालें। या तो डॉक्टर का नाम मुझे दे दें, ऑथेंटिक, कार्टून में देख करके नहीं कि सर मैंने कार्टून में देखा था सर, उसमें एड्स का इलाज कर दिया था सर। इस तरह से नहीं चलेगा। अपने मन से कुछ भी इलाज मत करो। चलिए जी, तो ये अपना एड्स का सिम्टम वाली बात थी। अब आगे अपन देख रहे हैं नोट। इंक्यूबेशन पीरियड क्या बताया था बताइए?
इंक्यूबेशन पीरियड क्या बताया था? टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। विंडो पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड बिटवीन इंफेक्शन टू टाइम व्हेन इट कैन बी लेबोरेटरी डिटेक्टेड। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है वीक इम्यूनिटी का फायदा उठा करके होने वाले इंफेक्शन। अब देखो, सबसे पहले वायरस किसी पर्सन की बॉडी में जाता है, उसके बाद वो मैक्रोफेज के अंदर चला जाता है, फिर वायरस के पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, फिर मैक्रोफेज लगातार वायरस बनाने लगती है और इस तरह से वो HIV फैक्ट्री बन जाती है। इस तरह से वो HIV फैक्ट्री बन जाती है। ठीक है। इसके बाद देखो, उसके बाद ये HIV टी हेल्पर सेल्स में जाता है और वहां रेप्लिकेशन करता है, ढेर सारे वायरस बनाता है और ये वायरस टी हेल्पर को डिस्ट्रॉय करते हैं। वहां से जाकर के ब्लड में जाते हैं, दूसरे टी लिम्फोसाइट पर अटैच करते हैं, फिर उसके बाद ये लगातार इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं, जिससे टी लिम्फोसाइट का काउंट धीरे धीरे इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है। फिर आगे अपन चलते हैं। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। बताइए ये कौन सी सेल के बारे में लाइन है? मैक्रोफेज के बारे में है। किसके बारे में है ये? मैक्रोफेज के बारे में है। और टी हेल्पर का नॉर्मल काउंट कितना होता है? 900 into 10⁻⁶। और धीरे धीरे इसका नंबर डिक्रीज होता है, तो फिर शुरू में कौन से सिम्टम आएंगे? एड्स रिलेटेड सिम्टम, और इसको अपन बोलेंगे एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। और जब 200 into 10⁶ रह जाएगा तो फिर फुल ब्लोन एड्स। अच्छा, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होगा? ये एड्स की माइल्ड फॉर्म है। इसके अंदर देखिए लगातार बुखार के दौरे पड़ेंगे। बाउट ऑफ फीवर मतलब बुखार के दौरे। रिपीटेड एपिसोड ऑफ डायरिया, बार बार डायरिया होगा, बार बार डायरिया होगा। वजन में लगातार कमी हो जाएगी, लंबे समय तक खांसी रहेगी, लिम्फ नोड सूज जाएंगे और रात में ज्यादा पसीना आएगा, लगभग 50% केस में। प्रोलॉन्ग्ड कफ का मतलब लंबे समय तक खांसी नहीं मिटेगी। ठीक है। तो ये हो गए अपने एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर अगर किसी इंसान को लगातार बुखार बना रहता है, बार बार उसके डायरिया हो जाता है, बाउट का मतलब है दौरे, वजन कम होता है, खांसी है जो मिटने का नाम नहीं ले रही है, लिम्फ नोड सूज गए हैं, AC चलाकर सोने पर भी पसीना आ रहा है, और अगर ये सारे सिम्टम हैं तो समझ जाइए कि एड्स की कौन सी फॉर्म चल रही है? माइल्ड फॉर्म चल रही है। अब आकाश कुंडू जी आप सुने, मैंने पहले लिखा है कि सिम्टम 5 से 10 साल में आएंगे, तो सिम्टम तो 5 से 10 साल में ही आएंगे ना। एसिम्प्टोमेटिक फेज 2 से 12 सप्ताह होगा, इसमें सिम्टम नहीं आएंगे। सिम्टम नहीं आएंगे तो एसिम्प्टोमेटिक ही बोलोगे या सिम्प्टोमेटिक बोलोगे? आकाश जी टाइप करो आंसर जल्दी से। सिम्टम नहीं आएंगे तो सिम्प्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक? एसिम्प्टोमेटिक क्यों? क्योंकि अभी टी हेल्पर ज्यादा अमाउंट में है। टी हेल्पर ज्यादा अमाउंट में है तो सिम्टम आएंगे या नहीं? लेकिन टी हेल्पर जैसे जैसे कम होगी तो सिम्टम आएंगे या नहीं? टी हेल्पर को कम होने में टाइम लगेगा या पहले दिन से ही कम हो जाएंगे? टाइम लगेगा तो 5 से 10 साल में जाकर के पूरी होगी ना कम।
कितनी है नॉर्मल टी हेल्पर? नॉर्मल टी हेल्पर कितनी है? तो 900 इंटू 10⁶ को कम होने में टाइम नहीं चाहिए क्या? तो 2 से 12 वीक क्या हो जाएगा? सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक? इंक्यूबेशन पीरियड या विंडो पीरियड? बिल्कुल विंडो पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड कितने टाइम का होगा? बस। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स, इसके अंदर लगातार बुखार के एपिसोड चलेंगे, बार बार डायरिया होगा, वजन कम होगा, लगातार खांसी होगी, लिम्फ नोड सूज जाएंगे, रात में सोते समय अधिक पसीना आएगा। टी हेल्पर बाहर से नहीं बना सकते। आगे अपन देख रहे हैं फुल ब्लोन एड्स। आगे क्या देख रहे हैं? फुल ब्लोन एड्स। इसके अंदर टी हेल्पर का काउंट कितना रह जाएगा? बिलो 200 मिलियन पर लीटर। इसके अंदर बिलो 200 मिलियन पर लीटर हो जाएगा। Patient becomes severely immunodeficient in this period, therefore start suffering from opportunistic infections. Therefore start suffering from opportunistic infections. और ऐसे इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं जो वीक इम्यूनिटी का फायदा उठाकर हो रहे हैं। नॉर्मल पर्सन अगर होता तो कुछ नहीं होता उसको, लेकिन इसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो ये कई सारी बीमारियों के सिम्टम आने लगेंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा बताइए, हमारे अंदर टीबी कैसे? हमारे अंदर टीबी कौन से पैथोजन से हुई थी? कौन से बैक्टीरिया से? हमारे अंदर टीबी कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन इसके अंदर टीबी हो रही है किससे? माइकोबैक्टीरियम एवियम से। और ये बर्ड्स में टीबी का पैथोजन होता है। फिर आगे देखिए कैंडिडियासिस। इसके अंदर मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, ईसोफेगस में छाले हो जाते हैं, और ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसको अपन बोलते हैं कैंडिडा। और कैंडिडा जो होती है इसको अपन बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक फंगस। ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस होती है। कैंडिडा के इन्फेक्शन डायबिटीज वाले पेशेंट में भी देखने को मिलते हैं, और कैंडिडा के इन्फेक्शन एचआईवी वाले में भी देखने को मिलते हैं। न्यूमोनिया, हमारे अंदर न्यूमोनिया किससे हुआ था बताइए? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, लेकिन इसके अंदर किससे हो रहा है? न्यूमोसिस्टिक कैरनी से। किससे हो रहा है? न्यूमोसिस्टिक कैरनी से हो रहा है, जो फंगस है। इसके बाद देखिए कापोसी सार्कोमा, स्किन और लिम्फ नोड का कैंसर है, और ये हर्पीज वायरस से होता है। किससे होता है? हर्पीज वायरस से। एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। एनसेफेलाइटिस का मतलब क्या होता है? ब्रेन के मेनिंजस में इन्फ्लामेशन। क्या बोलेंगे अपन? ब्रेन के मेनिंजस में इन्फ्लामेशन, इसको एनसेफेलाइटिस कहते हैं। और एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। ठीक है।
तो ये सारे के सारे क्या थे? अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस थे। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन में हमने देखा वीक इम्यूनिटी का फायदा उठा करके ह्यूमन बीइंग्स वाले पैथोजन तो इसको बीमार करते ही हैं, लेकिन एनिमल्स के पैथोजन भी इसके ऊपर हमला कर देते हैं और उनसे भी बीमारियां होने लगती हैं। तो फिर ढेर सारी बीमारियों से परेशान होकर के लास्ट में ये मर जाता है। कई सारी बीमारियों के सिम्टम आते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। एड्स पेशेंट में सबसे ज्यादा डेथ जो होती है वो ट्यूबरक्लोसिस से होती है। एड्स पेशेंट में सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो कौन सी बीमारी से होती है? टीबी। ट्यूबरक्लोसिस से होती है। टीवी नहीं, टीवी टेलीविजन होता है, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब आगे इसकी जांच। जांच के लिए अपन बताइए स्क्रीनिंग टेस्ट क्या पढ़ाया था अभी? स्क्रीनिंग टेस्ट क्या पढ़ा था? एलिजा। एलिजा की फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिजा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और अगर आपसे पूछे स्क्रीनिंग टेस्ट तो एलिजा। कंफर्मेटरी टेस्ट बोलेंगे तो कंफर्मेटरी टेस्ट बोलेंगे तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या हो जाएगा? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ट्रीटमेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। सबसे पहले क्या देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में कौन कौन सी दवाई होगी? इसके अंदर अभी सभी दवाइयों के नाम आएंगे। सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, फिर प्रोटीएज इनहिबिटर, फिर इंटीग्रेज इनहिबिटर। ये 3 दवाइयां इसके अंदर देंगे। ये दवाइयां एड्स को ठीक नहीं करेंगी। ये दवाइयां एड्स को ठीक नहीं करेंगी, लेकिन सिर्फ वायरस का रिप्लिकेशन स्लो कर देंगी, जिससे एड्स पेशेंट को जिंदा रहने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। जिससे एड्स पेशेंट को जिंदा रहने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अब जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, इसके अंदर रिटोनावीर, नेल्फिनावीर, सिक्वेनावीर, इंटीग्रेज, हाल्टिग्रावीर, प्रोटीएज, तो ये कई सारी अलग अलग तरह की दवाइयां हैं। इन सबके पीछे वीर लगा होता है, VIR। VIR मतलब एंटीवायरल। जिस दवाई के पीछे वीर लगा हो वो क्या है? एंटीवायरल। याद है आपको? अभी एक इंजेक्शन कोरोना में दिया जा रहा है, रेमडेसिविर। रेमडेसिविर के पीछे वीर लगा है ना। वीर मतलब क्या है? एंटीवायरल। वीर किसके पीछे लगता है? एंटीवायरल के पीछे लगता है। तो ऐसे में अपन ध्यान रखें कि जितनी भी एंटीवायरल दवाइयां हैं उनके पीछे वीर लगा होगा। तो यहाँ पर अपन एक कॉमन चीज याद रख लें कि एड्स पेशेंट को दी जाने वाली सभी दवाइयां वीर होती हैं। कायर दवाई नहीं है एक भी। सभी दवाइयां कैसी है? वीर दवाइयां दी जाती है सारी की सारी इसमें, एंटीवायरल। इसके अलावा प्रोफेसर डेविड हो। इसके अलावा क्या है? दवाइयों के नाम मॉड्यूल में दिए हुए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी दवाई का नाम पूछता नहीं है। अब देखो, प्रोफेसर डेविड हो ने एक हार्ट थेरेपी बनाई। कौन सी थेरेपी बनाई? हार्ट थेरेपी बनाई है, जिसको अपन बोलते हैं हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। H से क्या हो गया? हाई, A से क्या होगा? एक्टिव,
दूसरे ए से क्या होगा एंटी, आर से क्या होगा रेट्रोवायरल, और टी से क्या होगा थेरेपी। हार्ट, हार्ट मतलब हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और इसके अंदर अपन देख रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और प्रोटीएज इनहिबिटर, ये दो दवाइयां मिक्स करके देते हैं, इसलिए इसको कॉकटेल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। कॉकटेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और प्रोटीएज इनहिबिटर दोनों को मिलाकर दे रहे हैं, इसलिए ये ट्रीटमेंट कैसा हो जाएगा, कॉकटेल ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। ये ट्रीटमेंट पार्शियली इफेक्टिव है, डेथ को नहीं टाल सकता है, बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ। तो डेथ को तो कोई भी नहीं टाल सकता है। अच्छा बताइए, क्या डेथ टाली जा सकती है? नहीं। अच्छा बताओ, एक इंसान है जो HIV पॉजिटिव है, दूसरा इंसान है जो बिल्कुल ठीक है, पहले कौन मरेगा? एक इंसान HIV पॉजिटिव है, दूसरा इंसान हेल्दी है, पहले कौन मरेगा? कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर HIV पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब ये दोनों HIV पॉजिटिव पेशेंट को दिखाने के लिए एक हेल्दी पर्सन उसको लेके अस्पताल जा रहा है। HIV पॉजिटिव पेशेंट को दिखाने के लिए एक हेल्दी पर्सन उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, और ट्रक ने टक्कर मार दी और हेल्दी वाला मर गया, HIV वाला बच गया। अब बताओ क्या करोगे? अब पहले कौन मरा? हेल्दी वाला। तो इसका मतलब डेथ किसकी कब होनी है, कैसे होनी है, ये हमें पता नहीं है, इसलिए डेथ इज इनएविटेबल। ये जो दवाइयां हैं ये पेशेंट को पूरी तरह ठीक नहीं करेंगी, केवल उसकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा देंगी, केवल उसकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा देंगी। तो ये है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, मतलब है जो रेट्रोवायरस के खिलाफ काम आने वाली दवा है। इनएविटेबल का मतलब है जिसे टाला नहीं जा सकता है। कोविड भी आरएनए वायरस है। टिमोथी रे ब्राउन के बारे में आपने गूगल पे देखा होगा जरूर आशुतोष जी। इसका एक ऑथेंटिक सोर्स जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। गूगल पे तो बहुत सारी चीजें हैं, गूगल पे तो आप कुछ भी डालो कोई ना कोई आंसर मिलेगा। ऐसे तो कई लोग नींबू पानी पी करके भी कोरोना को ठीक करने का दावा कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नाक में 2 बूंद नींबू का रस डाल लो कोरोना मर जाएगा। तो जब तक ऑथेंटिक चीज नहीं है, जब तक किसी मेडिसिन के जर्नल में नहीं लिखा है, तब तक कुछ नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत जरूरी है आजकल, और उसको इस्तेमाल करके कई लोग मर भी गए हैं, ये ध्यान रखें। कभी भी सोशल मीडिया पे दिखाई जाने वाली दवाइयों को इस्तेमाल नहीं करें, डॉक्टर की ही दवा इस्तेमाल करें। कोरोनिल बनाने वाले खुद अभी एम्स में भर्ती हैं। ठीक है, चलें अब आगे। आगे अपन प्रिवेंशन। तो देखिए, जब तक एड्स का कोई क्योर नहीं है तब तक क्या है, प्रिवेंशन एक बेस्ट ऑप्शन है भाई। जब तक क्योर नहीं है तब तक क्या है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। इसीलिए तो कह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही कह रहे हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब देखिए, यहाँ पर एक बात है जो एनसीईआरटी ने लिखी है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको अपन पढ़ते हैं अभी, कि HIV का जो इन्फेक्शन है वो ज्यादातर कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न से फैलता है। यहाँ सब लोग ध्यान दें, कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न से फैलता है, और इसीलिए आजकल क्या कह रहे हैं, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस।
कि इसको इग्नोर करके ना मरे। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस मतलब इसको इग्नोर करके ना मरे। ये लाइन एड्स के लिए लिखी गई है। ये लाइन किसके लिए लिखी गई है? एड्स के लिए लिखी गई है। अच्छा, एक बात बताइए, कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न क्या होता है? कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न होता है ऐसा व्यवहार जो जानबूझकर किया जाए, जानते हुए भी अनजान बने रहना, इसको अपन बोलते हैं कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। अच्छा बताइए, एड्स के बारे में अवेयरनेस हर लेवल पे फैलाई जा रही है। एड्स के बारे में अवेयरनेस हर लेवल पे फैलाई जा रही है। आप टीवी देखते हैं तो उस समय एड्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आप सिनेमा हॉल देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं, वहां पर एड्स से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट होते हैं। आप हाईवे पे चले जा रहे हैं तो हाईवे पे रास्ते में जो गांव आते हैं, उनके गांव के मिट्टी के घरों की दीवारों पर एड्स से रिलेटेड नारे लिखे हुए होते हैं। जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं। इसके अलावा सिलेबस में भी तो डाल दिया है। आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं? सिलेबस में डाल दिया है। मतलब अवेयरनेस हर लेवल पे क्रिएट करनी है। आप जब 4th 5th क्लास में होंगे तभी एड्स की फुल फॉर्म आना शुरू हो जाती है सिलेबस में। एड्स का मतलब क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, याद आ रहा है कुछ? मतलब हर लेवल पे बच्चे से लेकर के बूढ़े इंसान तक को इसके बारे में जानकारी है। अब एक कंपाउंडर है, उसके पास मरीज इंजेक्शन लगवाने के लिए आते हैं और वो 5 रुपए की डिस्पोजेबल सिरिंज यूज नहीं करता है। एक ही सिरिंज को बिना स्टेरलाइज किए हुए उससे कई सारे लोगों को इंजेक्शन लगा देता है। तो बताइए, क्या इस तरह से एड्स फैलेगा या नहीं? और एड्स फैलेगा तो क्या वो कंपाउंडर उसके बारे में नहीं जानता था क्या? कंपाउंडर जानता था लेकिन फिर भी उसने फैलाया है। और जिसने इंजेक्शन लगवाया है, क्या उसने इग्नोर नहीं की ये बात? बोलिए, क्या केवल कंपाउंडर की जिम्मेदारी है? इंजेक्शन लगाने और लगने वाले दोनों की जिम्मेदारी है। तो अगर वो डिस्पोजेबल सिरिंज यूज नहीं कर रहा है तो पेशेंट को उसको टोकना चाहिए या नहीं? अरे बोलिए, पेशेंट को उसको टोकना चाहिए या नहीं? बिल्कुल रोकना चाहिए, लेकिन पेशेंट इग्नोर कर रहा है और इसीलिए मर रहा है। पेशेंट इग्नोर कर रहा है इसलिए मर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान डेंटिस्ट के पास दांत निकलाने के लिए गया। एक इंसान डेंटिस्ट के पास दांत निकलाने के लिए गया, और आपको तो याद है इंडिया में डेंटिस्ट के पास हम जब ही जाते हैं जब हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं दर्द को, तभी जाते हैं। क्योंकि दांत में अपने पास क्या है, 32 दांत है ना मुंह में। एक आध दांत में दर्द होता है तो अपन पहले तो क्या घर का इलाज कर लेते हैं, लौंग का तेल डाल लेते हैं, दर्द की गोली खा लेते हैं। और जब भयंकर दर्द हो जाता है तब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। और डेंटिस्ट के पास जाते ही पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब, इलाज करने के कितने लोग हैं और उखाड़ने के कितने लोग हैं? बताइए, यही सवाल होता है ना, इलाज करने के कितने लोग हैं और उखाड़ने के कितने लोग हैं? डॉक्टर कहता है उखाड़ने के 200 रुपए और इलाज करने के 3000 रुपए की आरसीटी होगी। तो पेशेंट का दूसरा सवाल क्या रहता है? उखाड़ दो, ये रहता ना। पेशेंट कहता है दांत उखाड़ दो, क्योंकि हमारे तो 32 है ना, 31 रह जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, अगर उसके पास 5 पेशेंट दांत निकलाने के लिए बैठे हैं और वो एक एक ही डेंटल इक्विपमेंट से सबके दांत निकाल निकाल के रखता जा रहा है, तो बताइए क्या डेंटल इक्विपमेंट में ब्लड लगेगा या नहीं? और डेंटल इक्विपमेंट पे ब्लड लगा तो उसको उनको स्टेरलाइज करना चाहिए या नहीं? लेकिन अगर वो स्टेरलाइज नहीं कर रहा है, उसी अपरेटस से सबके दांत निकाल रहा है, तो बताइए एड्स फैलने के चांसेस होंगे या नहीं? और अगर एड्स फैलने के चांसेस होंगे तो जो मरीज दांत निकला रहा है वो भी इग्नोर कर रहा है,
और जो डॉक्टर दांत निकाल रहा है उसको जानकारी है ना, क्योंकि डॉक्टर है, उसको तो पता ही होगा एड्स के बारे में, लेकिन दोनों इग्नोर कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ लिख रहा है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। तो आजकल एड्स अपने आप नहीं फैल रहा, जानबूझ के फैलाया जा रहा है, और इसलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस बिकॉज नाउअडेज इट इज स्प्रेड थ्रू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। फिर यहाँ पर देखो, हमारी कंट्री में नाको की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और कई सारे एनजीओज भी हैं जो लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देते हैं। इसका मतलब हर लेवल पे जानकारी है, लेकिन फिर भी लोग बाग जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर कर रहे हैं तो एचआईवी के पेशेंट बनते जा रहे हैं। बार्बर के नाइफ से फैल सकता है अगर उस पर ब्लड लगा हो, इसलिए जब भी शेव करवाने जाएं ब्लेड जरूर चेंज करवाएं और डेटॉल से उसके नाइफ को धुलवाएं। तो नाकों का ये सिंबल है, देखिए रेड रिबन। आशुतोष जी मैं देख लूंगा टिमोथी रे ब्राउन विकिपीडिया पर अभी पढ़ा लूं, फिर अपन दोनों पर्सनली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, एचआईवी एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसे छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर छुपाओगे तो दूसरे लोगों में फैलने के चांसेस होंगे। ये शेव बनवाने भी जाएगा, इंजेक्शन लगवाने भी जाएगा, और ऐसे में दूसरे लोगों के स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं जिससे एचआईवी का इन्फेक्शन स्प्रेड न हो। कुछ स्टेप्स इसके अंदर हम बता रहे हैं, जैसे सेफ सेक्स को प्रमोट करना, रेगुलर चेकअप करना एचआईवी सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन का। ऐसे लोग जो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनका टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप होना चाहिए। सेफ सेक्स को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी जगहों पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, ब्लड बैंक में ब्लड बिना टेस्ट किए हुए नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इंजेक्शन लगाते समय हमेशा डिस्पोजेबल निडल और सिरिंज का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा नशे पर रोकथाम होनी चाहिए, ड्रग एब्यूज। अब यहाँ पर देखिए, जो एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनको समाज की सिंपैथी चाहिए। अगर आप उनका सोशल बॉयकॉट करेंगे तो फिर वो बदला लेना चाहेंगे, और ऐसा कई बार हुआ है, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि जो एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन थे उन्होंने अपने ब्लड की सुई, अपने ब्लड से भरा हुआ इंजेक्शन ट्रेन में चढ़ते समय लोगों को लगा दिया, बस में लगा दिया, सिनेमा हॉल की सीट पर ये इन्फेक्टेड निडल्स वगैरह लगा करके चले गए, क्योंकि लोगों ने इनका सोशल बॉयकॉट शुरू कर दिया ना। इसलिए इनका सोशल बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। ये भी सोसाइटी का एक पार्ट है। अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है और आप उसकी शक्ल भी नहीं देखते हैं, अगर वो बेचारा नमस्ते करता है तो आप भाग जाते हैं, अगर उसके बच्चे आपके यहाँ खेलने आ जाते हैं तो आप उन्हें पीट कर भगा देते हैं, उसके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप उनको वहां स्कूल से निकला देते हैं, अगर एचआईवी पेशेंट आपके साथ काम करता है ऑफिस में तो आप उसको ऑफिस से निकला देते हैं, और अगर आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो वो भी रिवेंज लेगा, वो भी बदला लेगा। तो इसलिए इसका सोशल बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, इसको सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है। और एड्स छूने से नहीं फैलता है, ये ध्यान रखना है। यहां पर हमने देखा कि सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम सब मिलकर के दूर कर सकते हैं, और इसके ज्यादा फैलने के चांसेस को हम रोक सकते हैं। इंक्रीज मैनफोल्ड का मतलब है इसके ज्यादा फैलने के चांसेस को हम कम कर सकते हैं। तो हम सबको मिलकर के कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ये बुराई समाज से मिटाई जा सकेगी।
तो यहाँ पर लिख रहा है एड्स इज अ मेलेडी। मेलेडी मतलब व्याधि या बुराई। मेलेडी का मतलब क्या होता है? व्याधि या बुराई। और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? दैट कैन बी ओनली टैकल्ड बाय सोसाइटी एंड मेडिकल फर्टिलिटी। इसके अंदर सोसाइटी के लोगों को भी साथ देना पड़ेगा, डॉक्टर्स वगैरह को भी साथ देना पड़ेगा। ये दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तब इस डिजीज को फैलने से रोका जा सकता है। तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्न पे अपन कैंसर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? कैंसर। तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत है। सबको थैंक यू वेरी मच। और टेस्ट के लिए तैयारी अच्छे से रखें। आपको एक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन लीव भी दी जाएगी और वो प्रिपरेशन लीव होगी सैटरडे को। ठीक है, चलो जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच।